में आखिर सरकार की मुश्किल क्या है? 16वीं जनगणना ये होगी जो होने जा रही है 2021 में, पूरी तरह से डिजिटल होगी। लेकिन सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अपना स्पष्ट बार बार कर रही है साफ, ये कहते हुए कि जातिगत जनगणना के पक्ष में हम नहीं हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हुए खास मेहमानों से अपना तारुफ करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं वारिस पठान साहब, जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब की बार ओबीसी सरकार कई मंचों पर इस तरह की बातें रख चुकी है सरकार सामने। यूपी से जिन चेहरों को लेकर आए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनको भी बताते हुए यही रखा गया कि ओबीसी और पिछड़े समाज को हमने जगह दी अपने मंत्रिमंडल में। फिर जातिगत जनगणना की मांग खुद आपके भी सांसद अगर मुखर होकर उसकी मांग कर रहे हैं, आपके एनडीए के सहयोगी मांग कर रहे हैं, समूचा विपक्ष जिसमें ज्यादातर तादाद चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो या फिर आरजेडी की हो, कई ऐसे दल हैं मांग कर रहे हैं। तो फिर डर और दिक्कत किस बात की है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक जन कल्याण के निर्णय को लेते समय डर शब्द को जो है अपने शब्दकोश में नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया है। जो इस देश का शोषित दमित समाज रहा है, जिसका आर्थिक आधार कमजोर रहा है, जो सामाजिक तौर पर जो है पिछड़ा रहा है, ऐसे समाज को सशक्त करने के लिए 27 मंत्री, आप कल्पना कर सकते थे कि एक ऐसी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी अध्ययन किया तो संविधान के अधिकांश जो है अध्ययन किया तो संविधान के अधिकांश जो है सदस्यों का यह मत था। और कालांतर में भी ये राजनीतिक तौर पर सरकार की नीति भी रही है कि यदि हम जातियों को सशक्त करना चाहते हैं या जातियों को खत्म करना चाहते हैं, तो जातियों को सशक्त नहीं करना, हमको जो है जातियों से इतर समाज को खड़ा करना है, जिसमें जो है कोई पीछे न रह जाए, किसी जात का व्यक्ति पीछे न रह जाए, उसको शक्ति दी जाए, सत्ता के शीर्ष पद में हिस्सेदारी दी जाए, मेडिकल कॉलेज में हिस्सेदारी दी जाए, हायर एजुकेशन में उसको हिस्सेदारी दी जाए। और ये हिस्सेदारी आपको ध्यान होगा 1950 के दशक में काका कालेलकर जी से लेकर मंडल आयोग तक कौन विरोध करता रहा, और 2011 में पी चिदम्बरम जी का संसद में क्या उत्तर है, कृपया देख लीजिए। केसी त्यागी साहब, सीधा सा सवाल है ना, वो कह रहे हैं कि सशक्त करने का काम तो हमारी सरकार कर ही रही है पिछड़ों को, फिर जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है, जिसकी मांग आपकी पार्टी की ओर से भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। चित्रा जी, मैं सबसे पहले सभी दलों एवं समाज के सभी वर्गों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि नीट परीक्षा में 27% ओबीसी, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों, और अब जो मंडल 2 की शुरुआत हुई है उसको सहजता के साथ और सहिष्णुता के साथ बर्दाश्त किया है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंडल 1 में भी रह चुका हूं, मैं लोकसभा में था उस समय जब 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू हुआ था जी, और उसको लेकर के अधिकांश दल और समाज के समूह विरोध कर रहे थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि उस समय मोहन भागवत जी का भी कोई वक्तव्य देखने को मिला था बिहार चुनाव में, लेकिन आज होसबल साहब के वक्तव्य से मैं प्रसन्न हुआ हूं कि समाज में असमानता रहने तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे कुछ मित्र 1990 में जब राजीव गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था विश्वास का, तो उनका जो स्वर था वो भी मंडल के लिए कटु था। मुझे प्रसन्नता है कि समूची कांग्रेस पार्टी एक स्वर से इस पर बोल रही है, और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको लेकर के संविधान में भी व्यवस्था थी और मंडल कमीशन की बुनियाद यही थी। इसका मैं चित्रा जी थोड़ा सा बताऊं आपको कि अभी भी 27% के आरक्षण के बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सैंक्शनड पद हैं 45%, उसमें से 55% ओबीसी के पद खाली पड़े हैं। एक भी सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग का सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। तो आप सरकार में है ना केसी त्यागी साहब, फिर इस बात का रोना क्यों? देखिए, आप इतने सीनियर लीडर हैं केसी त्यागी साहब,
लेकिन दूसरी तरफ आप सरकार में हैं, आप बोलिए ना सरकार से कि पद भर दे। और दूसरा सवाल यह है, 16-17 सालों से आपकी सरकार है बिहार में, और उसके बावजूद अगर ओबीसी वर्ग वहां पर पीछे खड़ा हुआ है, उसका विकास नहीं हुआ है, तो पलटकर आपसे ही सवाल पूछा जाएगा ना कि जातिगत जनगणना से विकास करेंगे आप उनका। देखिए चित्रा जी, जो रोना शब्द है वो मुझको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं इस सरकार की उम्र भी बढ़ाना चाहता हूं और इस सरकार का सामाजिक सशक्तिकरण भी हो, उसका भी मैं पक्षधर हूं। इसलिए मित्र पार्टी होने के नाते मैं ये सुझाव दे रहा हूं। जहां तक बिहार का आपने जिक्र किया है, बिहार जैसा सामाजिक बदलाव का केंद्र दूसरा नहीं है। मंडल के सबसे पहले आरक्षण को लेकर के कर्पूरी ठाकुर की सरकार गई थी 1978 में। उसके बाद जो हमारी एनडीए की सरकार है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार है, देश में अकेला राज्य, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, देश में अकेला राज्य है जहां अति पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, जहां उनका आरक्षण का कोटा अलग है, जहां वीकर सेक्शन ऑफ अपर कास्ट है उनका कोटा अलग है। और आपको प्रसन्नता होगी, 50% आरक्षण पिछले कई वर्षों से महिलाओं का लागू है। तो जब सब कुछ दे ही दिया है तो फिर जातिगत जनगणना की डिमांड क्यों की जा रही है? जब सब कुछ कर ही दिया है तो फिर जातिगत जनगणना का ये शिगुफा क्यों? सवाल का जवाब आप दीजिएगा। और सरकार ने मना कर दिया है, आपकी जो मांग है उस पर केंद्र सरकार की ओर से मना कर दिया गया है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है इस पर? आप लोग भी चाहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, या फिर सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है? मैं त्यागी जी सहित सभी सांसदों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मूल्यांकन कीजिए आज की बहस क्यों हो रही है लोकसभा राज्यसभा में इस ओबीसी के बिल को जो संवैधानिक दर्जा दिया था। क्योंकि 11 अगस्त 2018 को सारे प्रतिपक्षों की इस मांग को मानने से मना कर दिया। हमने आगाह किया था कि सरकार आप जो ये संशोधन कर रहे हैं उसमें राज्य का अधिकार छीन जाएगा, और यही हुआ। 5 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो कह दिया कि ये साहब नाजायज है, क्योंकि इसमें सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को अधिकृत किया है, तो एक भूल सुधार है। जो त्यागी जी कह रहे थे 27% आरक्षण के लिए धन्यवाद देते, त्यागी जी धन्यवाद उनको मत दीजिए, धन्यवाद दीजिए सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने 3 जुलाई 2020 को चिट्ठी लिखी। धन्यवाद दीजिए मद्रास हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मोदी जी ने 13 जुलाई 2021 को जो ये नोटिफिकेशन निकाला नीट का, उसमें साफ इनकार कर दिया था कि हम ये कोटे का आरक्षण नहीं देंगे। फिर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद मोदी सरकार को ये देना पड़ा। जहां तक आपने आरोप लगाया है, तो मंडल कमीशन 1978 के बाद वो सरकार चली गई थी त्यागी साहब। 2 बार इंदिरा गांधी जी ने उसका कार्यकाल बढ़ाया, और उसके बावजूद जब ये नरसिंह वीपी सिंह जी की सरकार थी, वो तो नोटिफिकेशन भी नहीं कर पाई थी। ठीक है अभय दुबे जी, जिस पर आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ये बताइए ना, सुनिए ना सर, जिस पर आप इतना ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि केसी त्यागी जी सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करें इस पूरे मुद्दे पर, जिस संविधान संशोधन का आप जिक्र कर रहे हैं, राज्य की सूची में इसको शामिल कर लिया गया, क्या फायदा होगा इससे? बताइए जरा देश को। देखिए पहले से था चित्रा जी, तो था, हक छीन लिया था इन्होंने 11 अगस्त 2018 को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रावधान किया था, जानती हैं आप? पहली बार 1951 में कोर्ट का फैसला आया कि आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सूचियों का करेंगे क्या? अधिकार दिया। सूचियों का करेंगे क्या? आपके ही नेता कह रहे हैं कि खाली बर्तन जैसा है ये, और आप कह रहे हैं कि नहीं सारा क्रेडिट हमको दे दीजिए। आ रही हूं त्यागी साहब, आ रही हूं आपके पास। चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया। मैं आखिरी बात आपकी बात पर कहना चाहता हूं, आखिर हासिल क्या हुआ इस सरकार में? अभी त्यागी जी आपके लिए बहुत बड़ा विषय में देता हूं आपको। जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, मोदी सरकार उनको सेल कर रही है। वो भेल हो, सेल हो, भारत पेट्रोलियम हो, उसमें शेड्यूल कास्ट के 1,60,000 कर्मचारी हैं, शेड्यूल ट्राइब के 99,000 है, और ओबीसी के 1,91,581। उनकी नौकरियां खतरे में है त्यागी साहब, उनकी रक्षा कीजिए, सरकार को आगाह कीजिए। ये ओबीसी में चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, नौकरियों में 13-14 हजार वैकेंसीज, 10। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक कम से कम कोई ऐसा मुद्दा आया सदन के भीतर जिस पर तमाम पार्टियों के सुर एक जैसे हैं, और देश को इसी बात का इंतजार रहता है कि कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे हों जो जनता के हित से जुड़े हुए हों, उस पर तमाम पार्टियों के सुर एक जैसे हों। त्यागी साहब, आप हाथ उठा रहे थे, अपने जवाब दे दीजिए। अनुराग, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चित्रा जी, मैं अपने मित्र अभय दुबे जी को बताना चाहता हूं कि मैं सोनिया जी का जिक्र कर चुका कि सभी दलों को, समाज के सभी वर्गों को, पर्टिकुलरली सोनिया जी को, मद्रास हाई कोर्ट को, आपको भी, मैं सभी को कह रहा हूं। लेकिन
1993 से पहले क्यों नहीं पिछड़ों के बारे में आपने कोई भी कदम उठाया? काका कालेलकर कमीशन बना 1957 में, उसकी रिकमेंडेशंस का क्या हुआ? ये जनता पार्टी की सरकार थी, ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने मंडल कमीशन, प्लीज 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 प्लीज, जिसमें मंडल कमीशन का गठन हुआ। उसी बीच में सरकार चली गई, लेकिन जब वीपी सिंह आए, उन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की। उस समय इनकी पार्टी भी विरोध में थी और हमारी जो मित्र पार्टी थी उसने भी समर्थन वापस ले लिया। प्लीज 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 प्लीज। उसके बाद यह मामला कोर्ट में गया। राम जेठमलानी जी हमारे वकील थे, उन्होंने 1993 में अदालत से यह तय कराया कि मंडल कमीशन की अनुशंसाएं ठीक है और लागू होनी चाहिए। तो उसमें आपकी पार्टी का क्या योगदान है मुझे पता नहीं पड़ा। अब आप समर्थन कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहा हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अभय दुबे जी, लेकिन 1990 में अनुराग में फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार अभय दुबे का जवाब इस पर मैं ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपको क्रेडिट किस बात का दिया जाए, सारा काम सरकार करे और क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ जाए। देखिए किस लिए किया जाए त्यागी जी, पहला कमीशन जो काका कालेलकर का आपने बताया वो किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन उसमें जो कमीशन के एक मेंबर थे चौरसिया जी, उनका 84 पेज का डिसेंट था, 84 पेजेस का डिसेंट था। आप जानते हैं इस बात को। उस जो एकमात्र ओबीसी के सदस्य थे उन्होंने 84 पन्नों का एक डिसेंट दिया था कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसलिए उस रिपोर्ट को ऑफिशियली खारिज किया गया। जो आपने मंडल कमीशन की बात की, 2 बार क्या इंदिरा जी ने 80 में कार्यकाल नहीं बढ़ाया उसका बताइए आप, नहीं तो वो लेप्स हो जाता। उसके बावजूद नरसिम्हा राव जी की जब सरकार आई तो हमने 8 सितंबर 1993 को उसका नोटिफिकेशन इशू हुआ। तो इसलिए ये सामूहिक रूप से हम ऑन करते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता। और जो राजीव गांधी जी का जिक्र किया, राजीव गांधी जी की डिबेट उठाकर देखिएगा पार्लियामेंट की, उन्होंने उन फ्लॉज को बताने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि हम अगर चाहते हैं व्यापक रूप से भला करना तो ये सुधार होने चाहिए। अरे इतना भला करना सब लोग अगर चाहते थे तो भला हुआ क्यों नहीं? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। बार बार आप लोगों की ओर से गिनाया जाता है कि देखिए पिछड़े कहां है, वो समाज में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, अभी भी उनकी दयनीय स्थिति क्यों है। अगर इतना ही भला सभी पार्टियों ने किया है तो आज भी उनका दर्द जस का तस क्यों है? इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। लेकिन अनुराग, सीधे आपका रुख करते हुए, रामगोपाल यादव जी की ओर से आज कहा गया है कि दरअसल इसके जरिए जो संविधान संशोधन लेकर आई है, चर्चा इस बात की हो रही है कि कहीं यादव, कुर्मी और गुर्जर को सरकार आरक्षण के दायरे से बाहर न कर दे। इस बात का डर है आप लोगों को? देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि जो सरकार है दरअसल में तानाशाही सरकार है। ये डरी हुई और सहमी हुई सरकार है। इसे इस बात का एहसास हो गया है कि अब देश के हर वर्ग ने, चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो या कमजोर वर्ग हो, इसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि हम कौन सी ऐसी नीति अपनाएं जिससे हमें जनता का वोट मिले। अब जनता का वोट नहीं मिलना है तो देखिए इनके सत्ता के अंदर में इनके सुर बदले नजर आ रहे हैं। इनकी क्लैरिटी नहीं है। किसी से पूछ ले जाओ, ये खुद ये कंफ्यूज है, इन्हें पता नहीं चल रहा है मुझे करना क्या है। क्योंकि इनके कुछ सांसद कुछ कह रहे हैं, कुछ नेता कुछ कह रहे हैं। उन्होंने तो मना कर दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। आप लोग कहते रहिए, सरकार ने कह दिया नहीं होगी। एक तरफ कहते सुन तो लीजिए, एक तरफ कहते हैं हम जनगणना नहीं कराएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए। आज आरएसएस के वो प्रमुख कह रहे हैं नहीं आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक कि हम पे इक्वलिटी नहीं आ जाती। हाँ। तो आप एक तरफ मानते हैं कि अभी भी ओबीसी और अति पिछड़ा दलित अभी बहुत पीछे हैं, समाज में उनको न्याय नहीं मिल पाया है, समाज की दौड़ में शामिल नहीं है। तो यही तो हम चाहते हैं कि आप संख्या तो बताइए कि कितने लोग हैं, कितने कौन लोग हैं जो अपनी, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। पूछना क्यों चाहते हैं आप? बताइए ना, आपकी भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, इतनी लंबी चौड़ी लंबे समय तक शासन किया है, केंद्र में भी आप लोगों की हिस्सेदारी जमकर रही है, तो बताइए ना कि किसकी जिम्मेदारी थी? चित्रा जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप कोई सरकार की तरफ से थोड़ रही है, मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सवाल तो पूछूंगी ना। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। भाषण थोड़ी ना देने के लिए, यहाँ पे सुनने के लिए नहीं, भाषण नहीं है, ये सरकार की नियत पे सवाल है। ठीक है, तो ये बताइए ना कि यादव, कुर्मी, गुर्जर इनको सरकार आरक्षण के दायरे से बाहर कर देगी। रामगोपाल यादव जी की ओर से आज ये क्यों कहा गया? चित्रा जी, आप इतना सवाल पूछेंगे, जवाब ही नहीं सुनेंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? हम कह रहे हैं कि सरकार अगर जाति जनगणना नहीं कराना चाहती तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितने कमजोर हैं,
कैसे पता चलेगा ओबीसी में ओबीसी की संख्या कितनी, उसमें कमजोर कितने हैं, अति ओबीसी कितनी संख्या है तो कमजोर कितने हैं, दलित कितनी है तो संख्या कमजोर कितने हैं, तभी तो उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और आपकी मंशा पे भी शंका पैदा नहीं होगी। अगर इस तरह से आप करोगे तो आपकी मंशा पे शंका पैदा होगी। अच्छी बात यह है कि आप कम से कम ये सरकार के अंदर में कुछ लोग, पहले विपक्ष को तो सरकार मानती नहीं थी, अब कम से कम विपक्ष का मतलब ये हो गया कि धृतराष्ट्र जब सत्ता नहीं देना चाहते थे पांडव को, तो उसमें विदुर भी थे ना, वहां भीष्म भी थे, उन्होंने अपने विरोध के स्वर उठाए थे। आज कम से कम कुछ विदुर और भीष्म पैदा तो हुए सरकार के अंदर में कि कम से कम न्याय की बात करने के लिए अपनी आवाज तो उठा रहे हैं त्यागी जी, नहीं तो फिर त्यागी जी भी तो नहीं आवाज उठा रहे थे। आज कम से कम विपक्ष का मतलब तो सरकार समझे, सरकार को विपक्ष का मतलब तो समझ में आए। प्रेम शुक्ला जी, डर किस बात का है? वो कह रहे हैं कि अगर आप पिछड़ों के इतने ही हिमायती हैं तो पिछड़ा वर्ग आखिर कितना है, उनकी संख्या कितनी है, सामाजिक आर्थिक तौर पर उनकी हिस्सेदारी है भी या फिर नहीं है, इसको लेकर आंकड़ा आप जारी कर दीजिए। और आंकड़ा तो सरकार के पास है ही ना, आप लोगों को तो पूरी जानकारी होगी, तो लोगों के देश के सामने रखने में किस बात का डर है सरकार को? हम जो है नहीं, हम नहीं सामाजिक न्याय का पाखंड करके एक परिवार के शाखा विशेष को सत्ता सौंपने का दुष्कर्म करने में विश्वास नहीं रखते। हम हर वर्ग को सशक्त करते हैं। हम देखते हैं कि एससी, एसटी, पिछड़ा, महिला, इनको सबसे अधिक एलपीजी का कवरेज मिला कि नहीं मिला, उसको सबसे अधिक शौचालय का कवरेज मिला कि नहीं मिला, उसको आयुष्मान में कवरेज मिला कि नहीं मिला, उसको बैंक की बात कर, तो आपसे जनता की समस्या की अनुराग भदौरिया लगातार आप बोलेंगे तो जवाब कैसे ले पाएंगे प्लीज? समझ से परे आपने कोविड काल उनकी कितनी पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हैं साहब। तमाम सवाल खड़े किए हैं, जवाब सुनिए। ओबीसी में कितने लोग हैं जो कमजोर हैं? ठीक है। यहाँ दलित में कितने लोग हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संयम रखना मेरा जो है बार-बार उनका फ्रेम पंचतत्व में है। उन तक हमारी आवाज आ रही थी। वारिस साहब मैं आऊंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपका जल्दी से जवाब। अरे उनका जवाब ही नहीं है, संयम है, बस संयम ले लीजिए। देखिए, हम पिछड़ों को, दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति के और महिलाओं को कैसे न्याय सुनिश्चित हो उसके लिए सतत क्रियान्वयन कार्रवाइयां कर रहे हैं। भाई, एलपीजी में सबसे अधिक कवरेज हमने किसको दिया, सबसे अधिक बैंक्स में खाते किसके खुले, सबसे अधिक अगर हम अन्न का उत्सव उनको मना रहे हैं तो अन्न किसके घर में पहुंचा रहे हैं, शौचालय सबसे अधिक किसके बनाए। हम जो है सामाजिक, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको अधिकार मिले, इसलिए 58% सीटें जो है ग्रेजुएट मेडिकल ग्रेजुएशन में और 80% पीजी कोर्स में बढ़ाते हैं, तो और उसमें से 27% बढ़ी हुई सीटों में से पिछड़ों को देते हैं, 10% पीडब्ल्यूएस को देते हैं। तो हम अपने उनको सशक्त करना आवश्यक है, सशक्त करना आवश्यक है। विभाजनकारी कृतित्व से कोई सशक्त होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसको सशक्त करना ही हमारे लिए सुनिश्चित किया है और सतत हम सशक्त कर रहे हैं, सतत सशक्त कर रहे हैं साहब। ये तो पी चिदम्बरम साहब जो हैं 2011 में संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस भारत की जाति मुक्त समाज की कल्पना की थी, यदि जातिगत जनगणना कर दी गई, ये चिदम्बरम साहब कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का अभिमत गृह मंत्री का था कि यह जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जो अपेक्षित भारत की समाज व्यवस्था थी उसके हित में नहीं है। नहीं, हमारे बहुत हमारे हैं ना, हमारे बहुत लोकतांत्रिक विमर्श है, ये लोकतांत्रिक विमर्श है, ये लोकतांत्रिक विमर्श, और हम पिछड़ों को सामर्थ्य देने के लिए कृत संकल्प है, इसलिए कि हम पिछड़ा प्रधानमंत्री देने की शक्ति रखते हैं। किसी में आज तक ये शक्ति नहीं हुई कि एक गरीब घर का, गरीब मां का बेटा अपनी योग्यता के बल पर सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए। जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो सवाल वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जिनको समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पिछड़ों को पूरी तरह से सशक्त करने का जिन्होंने तय किया है, संकल्प है, और संकल्पना साकार होते दिख रही है। वारिस पठान जी, उनका ये कहना है कि देखिए, पिछड़े व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम बीजेपी ने किया है, हम लगातार सशक्त करने का काम कर रहे हैं, ऐसे में जातिगत जनगणना की कोई जरूरत है नहीं। वारिस पठान साहब, क्या है आपकी पार्टी की सोच इस पूरे मामले पर? देखिए चित्रा जी, देखिए मैंने किसी की भी बात सुन नहीं सका क्योंकि लिंक के अंदर प्रॉब्लम था, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भी अपनी बात रखी है। तो क्लियर बात ये है कि ये जो भी है ये ओबीसी समाज के हित
में ये लोग नहीं है। इनको सिर्फ ओबीसी के वोट से मतलब है। चित्रा जी मैं आपको साफ बताऊं, अभी सब लोगों ने बात की मराठा आरक्षण को, तो मराठाओं को आरक्षण दो, तो मैं आपको महाराष्ट्र का एक एग्जांपल देता हुआ चलूं। हम मराठाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कमेटियों के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, सारे रिपोर्ट दर्शाता है कि महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान और दलित पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर क्यों जो सरकार है आज भी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें कांग्रेस है, एसपी है, एनसीपी है, शिवसेना है, कोई मिलकर नहीं देना चाहता। अरे क्यों? वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा है, वारिस पठान रिजर्वेशन का डिमांड उन लोगों के लिए कर रहा है जिनके माँ बाप के ये अरमान है कि हमारा भी बेटा, हमारी भी बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बने, आगे दूसरे के कांधे के साथ मिलाकर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने। तो सरकार क्यों रिजर्वेशन नहीं देना चाहती? ये सिर्फ हम लोगों को, जैसा असद साहब ने कहा ना कल, ये हमको सिर्फ खजूर देंगे और हमारे यहाँ पे आएंगे ईद बनाने, बाकी मुसलमान हित के लिए कुछ नहीं करना चाहते ये लोग। ये चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरह इनका एम्पावरमेंट हो, वरना कमेटियों के रिपोर्ट है। क्या कमेटी को रिपोर्ट के अगेंस्ट में क्या सरकार ने, चलिए मुझे बताइए, इस बात की पुष्टिकरण करिए। शुक्ला जी यहाँ पर बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे आपके पास नियत ही नहीं है देने की। और मैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां इनको भी कहूंगा, मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि मराठाओं के साथ साथ मुसलमानों को जॉब में रिजर्वेशन दो। क्यों नहीं दे रही है? चलो सरकार इनकी बताइए क्यों नहीं, क्या इनकी नीयत में? अभी तो ये सत्ता में, पहले 5 साल तो कांग्रेस सत्ता में नहीं थी ना, आज क्यों कांग्रेस नहीं देना चाहती है? मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही जैसी हैं। ठीक है, पहले अभय दुबे जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, आप लोग भी सवालों के घेरे में हैं, जहां पर आपकी ताकत है, आप भी न्याय नहीं करते हैं, जवाब दीजिए उनके सवाल। नहीं, देखिए इतिहास साक्षी है, हमने न्याय किया है। मोदी सरकार का उल्लेख कर रहे थे कि 27 ओबीसी के मंत्री हैं, तो उनके हाथ बांधकर वोट क्यों सी दिया? बताइए आप। आपने जिक्र किया उज्ज्वला योजना का, 8 करोड़ सिलेंडर दिए थे, 3 करोड़ रिफिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उस महुआ में 888 रुपए का सिलेंडर पड़ता है। आज तक की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, आज तक ने बड़ा खुलासा किया, इंटरव्यू किए महिलाओं के वहां। आज आप किसानों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले, 20,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी प्रधानमंत्री जी, और 6,000 रुपए महीना का स्वांग करते हो देने का। अरे चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, लेकिन 2 पूंजीपतियों से सोने के चम्मच से ग्रहण करना क्यों प्रारंभ कर दिया आपने? देश का एक वर्ग बता दीजिए आपने। आपकी खुद की रिपोर्ट कहती है कि आपने बेरोजगार कर दिया, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल, चांदी और सोने के चम्मच राहुल गांधी को चांदी और सोने के चम्मच श्रीमंत राहुल गांधी को मुबारक हो। आदरणीय मोदी जी आम आदमी के तरह ही अपने जीवन में बर्ताव करने में विश्वास रखते हैं। इन लोगों को कह रहे हैं मंशा साफ नहीं है सरकार की, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। देखिए जो कर रहा है उसकी मंशा साफ नहीं है। जो काका कालेलकर से लेकर मंडल आयोग तक की रिपोर्ट का विरोध कर रहा था, जिसने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जिसने मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पिछड़ों के लिए प्रावधान नहीं किया, क्या बनाया आपने? क्यों नहीं लागू किया? पंडित नेहरू पिछड़ा विरोधी थे, पिछड़ा विरोधी थे पंडित नेहरू। इंदिरा गांधी पिछड़ा विरोधी थी, राजीव गांधी पिछड़ा विरोधी थे, श्रीमती सोनिया गांधी पिछड़ा विरोधी है, राहुल गांधी पिछड़ा विरोधी है। क्योंकि कुछ वंशों के खानदान के लोगों को सिर्फ पालना, ये खानदानी धंधा कर रखा है आपने। हमको तो हर वर्ग के, हर किसी को सशक्त करना है। समझ गए, हमने हर किसी को सशक्त किया है। दोनों ही ब्राह्मण चेहरे बैठे हुए हैं, और उससे भी पिछड़े की लड़ाई। ठीक है, लेकिन यूपी इलेक्शन है, इस वजह से ये लड़ाई कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन केसी त्यागी साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका लेते हुए, सरकार ने कह दिया नहीं करेंगे जातिगत जनगणना, फिर क्या करेगी आपकी सरकार बिहार में? चित्रा जी, मैं आपको भी और अपने मित्र प्रेम शुक्ला जी के लिए जो सेंसस का प्रारूप है आधी मिनट में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। कायदे से ये 2021 की फरवरी में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण 2002 से पहले नहीं हो पाएगी। जनगणना में हर घर और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सिर्फ गिनती ही नहीं होती, उनके बारे में तमाम सूचनाएं भी इकट्ठी की जाती हैं। हर व्यक्ति की उम्र, शिक्षा और व्यवसाय दर्ज किया जाता है। हर परिवार की भाषा, धर्म और संपत्ति भी नोट की जाती है। अब सेंसस की हर परिवार की जाति अलग से नोट नहीं की जाती। आपकी मेरे पास वक्त की कमी है त्यागी साहब, मुझे लगातार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। सरकार ने कह दिया नहीं करेंगे जातिगत जनगणना, फिर क्या करेंगे? एक लाइन में 20 सेकंड। आपको कुछ नहीं करना। सामान्य वर्ग में जाति का नाम नहीं लिखते, सरकार को पिछड़ी जातियां
या ओबीसी के बारे में सारी सूचना इकट्ठी करने के लिए बस जनगणना में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग, चार वर्ड लिखने, सेंटेंस नहीं, सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। हाँ, लेकिन सरकार इसके लिए नहीं तैयार है ना, यही तो बात है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें, हर 10 साल में जो जनगणना होती है उसमें बार बार ये मुद्दा उठता है। पिछली बार भी 2011 में बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया गया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद किया भी गया, आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन आगे क्या होगा अभी वक्त बाकी है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। दंगल में हमारा सवाल था, क्या जाति जनगणना से सामाजिक न्याय मिलेगा? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 40% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 60% ने नहीं में जवाब दिया है। आगे क्या होता है इस पूरे मामले में, रहेगी आज तक की नजर। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।